एक एवरेज कॉलेज से पास आउट होना, एवरेज मार्क्स होना 10th और 12th में, पिछले 7 साल से तैयारी करना और फिर लास्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना। आई थिंक 7 साल में 10-12 अटेम्प्ट आप देख चुके होंगे सारे पेपर्स को मिला उससे के। ज़्यादा ही सर, उससे ज़्यादा ही। तो यार मतलब क्या खाते हो आप, इतना प्रेशर झेल कर 7 साल लगे रहे। नहीं तो नॉर्मली लोग 1-2 साल के बाद छोड़ देते हैं कि बस हो गया, लेट मी फाइंड अ जॉब। तो राहुल के मैं नंबर बता देता हूँ आपको। फेज 2 पेपर 1 में 63 थे और फेज 2 पेपर 2 में 90 थे। तो आई थिंक 90 से ऊपर तो मैंने आज तक, 90 भी नहीं सुने मैंने आज तक। पहले ही मैंने सोच के गया था कि अगर मेरी सिलेक्शन होती है किसी भी एग्ज़ाम में तो मैं काजू बर्फ़ी का डब्बा लेके आऊँगा घर पे, वो करूँगा। उसके बाद घर आए, फिर बोला, उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया। उनको खुशी ज़्यादा हुई क्योंकि उन इवन दो दे वरंट प्रिपेयरिंग, बट उन्होंने भी आपके साथ काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं। तो उनको भी होता है कि लड़का सेट हो गया और लाइफ एक स्टैग्नेंट थी जो कहीं ना कहीं वो एकदम से अब अपहीवल पे है। हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस इंटरव्यू सीरीज विद टॉपर्स। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, रैंक 1 है इसका ग्रेड ए 2025 एग्जाम साइकिल के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम राहुल टू आवर पॉडकास्ट टुडे। तो राहुल, आई होप बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि राहुल की जर्नी इज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। एक एवरेज कॉलेज से पास आउट होना, एवरेज मार्क्स होना 10th और 12th में, पिछले 7 साल से तैयारी करना और फिर लास्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर करना, घर में सिबलिंग्स होना जो कि बहुत तोड़ू फोड़ू एग्ज़ाम क्लियर करके ऑलरेडी लाइफ में सेटल हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि इतने सब प्रेशर के बीच में तैयारी करना और रिजल्ट लाना कितना मुश्किल हो सकता है। तो आज की इस जर्नी में डिटेल में डिस्कस करेंगे राहुल के साथ, उनकी जर्नी कैसी रही, क्या लो फेजेस रहे, कैसे उन्होंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा और सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी कहाँ से की और कैसे की। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ आपको राहुल की जर्नी के बारे में। तो राहुल 2017 के पास आउट हैं चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम से। और उसके बाद उन्होंने 4 साल यूपीएससी की तैयारी की है और उसके बाद 2023 से रेगुलेटरी बॉडीज़ एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने आरबीआई, सेबी, पीएफआरडी, इफ्स का कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा होगा मुझे लगता है। रिपीटेड ना सुनने को मिला एग्ज़ाम अथॉरिटीज़ से कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बट अल्टीमेटली रैंक 1 लाए ये इसका ग्रेड ए में। तो राहुल, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही होगा यार, मतलब 7 साल कितने ही अटैम्प्ट, मतलब आई थिंक 7 साल में 10-12 अटैम्प्ट आप देख चुके होंगे सारे पेपर्स को मिला उससे के। ज़्यादा ही सर, उससे ज़्यादा ही। तो यार मतलब क्या खाते हो आप, इतना प्रेशर झेल कर 7 साल लगे रहे। नहीं तो नॉर्मली लोग 1-2 साल के बाद छोड़ देते हैं कि बस हो गया, लेट मी फाइंड अ जॉब। हम्म। तो सर, जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो आपको यही फीलिंग आती है कि 1-2 साल में निकल जाएगा अटैम्प्ट, और इफ़ यू आर लकी इनफ तो निकल भी जाता है। पर अगर जर्नी लंबी हो तो उसका मज़ा भी है, उससे स्ट्रगल भी है। पर आपको स्ट्रगल में ही मज़ा ढूंढना है। तो जैसे मेरी पेरेंट्स थे और मेरी सिस्टर्स थी, दे ऑलवेज टोल्ड मी कि तुम्हें पोटेंशियल है, पोटेंशियल है, तो वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। प्लस मुझे खुद में भी बिलीव था कि कि मैं, इवन तो मैंने एग्ज़ाम नहीं कोई क्रैक किया, बट था कि कुछ ना कुछ फोड़ूंगा मैं बढ़िया। तो वहीं से मुझे ऐसा नहीं था मैं एग्ज़ाम देने जाता था कि मतलब ऐसा था कि बस देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था कि क्लियर करेंगे, ऐसे है। मुझे था कि एग्ज़ाम एक रैंडमाइज्ड इवेंट है, हो गई तो भी बढ़िया, नहीं हुई तो कुछ लर्निंग तो आप लेके ही जाते हो साथ में। बट राहुल, जैसा आपका बैकग्राउंड रहा है, मतलब चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा कॉलेज है बट नॉट इन द टॉप 3। 10th-12th में आपके 60-70% के करीब आए हैं। तो इस प्रोफाइल से जब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में एंटर करते हैं तो शायद उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो आपने कभी सोचा था ये सब होने के बाद कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट, एवरेज कॉलेज से, और दुनिया में कितने इंटेलिजेंट लोग हैं, क्या मैं लाइफ में कुछ बड़ा फोड़ पाऊंगा? ये सोचा था या बिलीव था या डाउट था? सर, मतलब पूरा बिलीफ तो नहीं था। ऐसा होता है ना, जब आप कॉलेज में, आप टियर 3 कॉलेज में रहते हो तो आपको लगता है कि मे बी यू बिलोंग विद मीडियोक्रिटी। बट एक अंदर से बिलीफ था कि आपने एग्जांपल्स देखी होते हैं, फैमिली में भी देखी होती हैं, और लोग एग्जांपल सुनते हैं कि ये कुछ नहीं था, एकदम से ज़ीरो टू हीरो। आपने स्टोरी सुनी होती है, आपने काफ़ी ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनको मतलब ज़ीरो टू हीरो। तो आप मोटिवेट होते हैं कि आप में है पोटेंशियल, वो पोटेंशियल आपको ही बिलीफ रखना पड़ेगा। तो वही बिलीफ था मेरे में अंदर। बट ऐसा कुछ नहीं था कि AIR 1 आ जाएगा या IFSCA में 3 सीटों में आ जाना सिलेक्शन बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसा कभी नहीं सोचा था।
तो जब आपका रिजल्ट आया क्या फीलिंग थी, कौन था आपके साथ में, आपने सबसे पहले किसको सुनाया और कैसे एक्सप्रेस किया अपनी खुशी को? तो सर जैसे रिजल्ट आया रात को, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वैसे मेरा इंटरव्यू जो गया था काफ़ी मुझे मेरे हिसाब से परसीव हुआ, तो मुझे लगा काफ़ी बुरा गया है। हम्म, तो जब मैंने देखा कि इंटरव्यू आ गया तो मेरे हैंड्स वर शिवरिंग। हम्म, तो फिर मैंने देखा और मेरा लास्ट में उन्होंने ना ऐसे टेबल बना रखा था, तो मेरा लास्ट में सिर्फ मेरा ही रोल नंबर चमक रहा था हम्म, और मेरा रोल नंबर याद भी था। फिर भी डबल चेक ट्रिपल चेक मैंने जीमेल में दिखा कि क्या रोल नंबर था, कॉपी किया पेस्ट किया। फिर एंग्जाइटी हो जाती हाँ, है। तो जब पता लगा कि मेरा ही है हम्म, तो देयर वाज अ सेंस ऑफ डिसबिलीफ, फिर एक तरफ से रिलीफ। हम्म, फिर मैं उस टाइम पर रात के 9:30 बज रहे थे, तो मैंने मॉम एंड डैड को बोला कि मैं आता हूँ थोड़ा सा। तो मैं वहाँ मेरे पहले ही मैंने सोच के गया था कि अगर मेरी सिलेक्शन होती है किसी भी एग्ज़ाम में तो मैं काजू बर्फ़ी का डब्बा लेके आऊँगा घर पे, वो करूँगा। हम्म, तो मैं गया और वो सोच रहे हैं पता नहीं रात को, इतनी रात को क्यों निकल गया। हम्म, फिर वहाँ जाके मैंने स्वीट शॉप पे बताया उनको, सिस्टर्स को, तो उनको बताया कि उनको घर में मत बताना। उसके बाद घर आए, फिर बोला, उनका रिएक्शन रिकॉर्ड किया। उनको खुशी ज़्यादा हुई हम्म, क्योंकि उन इवन दो दे वरंट प्रिपेयरिंग, बट उन्होंने भी आपके साथ काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं। तो उनको भी होता है कि लड़का सेट हो गया और लाइफ एक स्टेगनेंट थी जो कहीं ना कहीं वो एकदम से अब अपहीवल पे है। तो दैट वाज द एक्सपीरियंस। हमने पेरेंट्स की बात की कि पेरेंट्स रिजल्ट देखकर काफ़ी खुश हुए। तो इंडियन सोसाइटी में थोड़ा एक प्रेशर रहता है कि बच्चा 26 27 28 साल का हो गया, इसकी शादी करनी है, ये सेटल हो जाए। और तो मतलब आपके पेरेंट्स जैसे वो भी आपका बैकग्राउंड जानते थे कि यार ये कोई आईआईटी वाईटी तो किया नहीं है, पता नहीं क्या करेगा, और इतने सालों से पेपर दिए जा रहा है, क्लियर इसका कुछ हो नहीं रहा, तो उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला कि यार ये पीओ का एग्ज़ाम दे दे या क्लर्क का एग्ज़ाम दे दे, क्योंकि आपके पापा भी रिटायर्ड बैंकर हैं, तो होता है कि चल यार सेटल तो होगा। क्योंकि सोसाइटी में एक अलग प्रेशर भी होता है, चाहे फाइनेंशियल नीड ना हो, एक प्रेशर होता है कि आपका लड़का जी अभी जॉब ही नहीं लगा, है ना। तो उन्होंने कभी ऐसा मतलब क्या था, सपोर्टिव थे बहुत ज़्यादा या थोड़ा बहुत पुश करते थे कि आप पीओ एग्ज़ाम वगैरह भी दे दो, क्या एनवायरनमेंट रहता था? तो सर जैसे वो खुद बैंकिंग इंडस्ट्री से आते हैं, उनको रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी पता थी, तो वो कहते थे कि पीओ शुड बी वन ऑफ योर लास्ट रिसॉर्ट। ऐसा नहीं है कि पीओ अच्छी जॉब नहीं है, बट तेरे में पोटेंशियल बहुत हाई है, रेगुलेटरी, यूपीएससी, तो उनको मैं सो उल्टा भर देता था कि भर देता हूँ, तो उन्होंने कभी भरने भी नहीं दिया मुझे। तो ये चीज़ अच्छी कि उन्होंने ये नहीं बोला कि 25 26 23 साल हो गए, सेटल हो जा, बाद में देखा जाएगा, बाद में पढ़ता रहियो। तो वो एक सपोर्टिंग फैक्टर था। और इवन दो मेरी 2 सिस्टर्स में से बड़ी हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया, फिर भी मम्मा पापा बोलते थे कि सबसे तीनों में से सबसे इंटेलिजेंट तू है। क्योंकि उन्होंने कभी रिजल्ट से, कभी आपके कॉलेज से नहीं जज किया। आपको अपब्रिंगिंग करते हैं आपके पेरेंट्स ना, आपको उनको पता होता है कि ट्रू पोटेंशियल शायद आप अपने आप पे डाउट कर लो, पर पेरेंट्स को पता होता है कि यार ये खोटा सिक्का दिखता है पर है नहीं इतना, तो वो कभी ना कभी सिक्का उछलेगा। तो वही चीज़ थी कि उनको मेरे पे बिलीव था और उसी से शायद मुझे भी बिलीव और मेरा स्ट्रांग हुआ कि मैं कर सकता हूँ। तो थैंक्स टू ऑल दी पेरेंट्स फॉर बिलीविंग इन देयर चिल्ड्रन। और राहुल एक परफेक्ट एग्जांपल हैं कि कैसे पेरेंट्स के बिलीव से आपको अगर सपोर्ट मिलती है तो बहुत आगे लाइफ में जा सकते हैं। एक और बात बताइए, आपने जब तैयारी शुरू की थी तो आरबीआई, सेबी, पीएफआर ये सारे एग्जाम दिए, और आपने भी डिस्कशन के दौरान मुझे बताया कि इफ्सका का 2025 का फॉर्म तो आप भरने ही नहीं वाले थे। तो क्या हुआ कि आपने फॉर्म भी भरा और रैंक 1 भी आ गया? जरा उस कहानी के बारे में बताइए। तो सर मेरी एक फ्रेंड है संस्कृति, उसको मैं काफ़ी 1 साल हो गया अभी उनसे बात करते करते, तो वो हमेशा कहती है कि तेरे से जब बात करते हैं तो पता लग जाता है बंदे के पोटेंशियल के बारे में, तू नॉलेजेबल है, सब कुछ है, तू भर दे एग्ज़ाम। कि मेरे को होता था कि बैगेज ऑफ फेलियर बढ़ जाएगा, हर स्टूडेंट के अंदर होता है कि एक और एग्ज़ाम हो जाएगा जो मैंने नहीं क्लियर किया। और मैंने 2023 में भरा भी था, उस टाइम में भी मैं मेन स्टेज पे गया था। 24 में मैंने इसलिए नहीं भरा कि 3 सीटें हैं, इस साल भी वही माइंडसेट था कि 3 सीटें हैं, हम आरबी की तैयारी करते हैं, आरबी में 80 सीट्स हैं। तो आपको खुद नहीं पता होता कि व्हाट इज़ गॉड्स प्लान अबाउट यू। तो उन्होंने उसने बोला कि तू भर दे, तो मैंने भर दिया, पर कोई हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, किसी को भी नहीं होगी कि भर देते हैं, दे देंगे। तो वो दे दिया, उसके बाद उसके साथ उसने पुश किया, फिर हम पढ़े भी साथ में काफ़ी हद तक। तो वही होता है कि जब आपका एनवायरनमेंट, जो आप जिससे आप स्टडी पार्टनर्स भी होते हैं ना, जैसे टेलीग्राम पे स्टडी पीयर्स होते हैं, वो भी आपको अगर पुश फैक्टर दें कि आप कर सकते हो, तो वो भी एक आपके लिए वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल बन जाता है कि आपको तैयारी अच्छे से करवाता है। या आप पुश अपने आप को, कई बार आप सेल्फ बिलीफ में नहीं रहते क्योंकि इतनी लॉन्ग जर्नी है, तो कहीं ना कहीं वो बिलीफ टूट जाता है। फिर इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि दूसरे आप में बिलीफ शो करें, तब आप फिर वो करते हो। नाइस।
And thank you, Sanskriti, if you're listening to this for motivating Rahul and helping him clear this exam. I actually met Sanskriti while she was in Delhi for RBI Grade B interview. I think she is a very good candidate. I wish you all the best for RBI Grade B this year. राहुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आपने भी आरबीआई को मेन एग्जाम माना, फिर सेबी दिया, पीएफआरडीए दिया, इफ्सका दिया और क्लियर किया, तो आरबीआई एक बड़ा ब्रांड है ना, सब लोग आरबीआई की तरफ जाना चाहते हैं, सीट्स भी ज़्यादा आती हैं, बट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि हम साथ में बाकी एग्जाम्स की तैयारी करें या ना करें, और अगर करें तो किस तरह से उसको किया जाए? क्या इकट्ठे तैयारी शुरू की जाए या फेज मैनर में फर्स्ट आरबीआई देन एलाइड एग्जाम्स की तैयारी की जाएगा? व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस? तो सर जैसे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि उस टाइम पे मुझे आरबीआई के बारे में पता था, मुझे ये भी नहीं पता था कि रेगुलेटरी बॉडीज़ कितनी हैं। आप सोचो यूपीएससी में इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो, सब पढ़ते हो, बट इतनी फाइनेंस डेप्थ नॉलेज नहीं होती यूपीएससी में। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ का आइडिया था, पर ये नहीं पता था कि हर रेगुलेटरी बॉडी डिफरेंट एग्जाम करती है। तो मैं आरबीआई से मेरा स्टार्ट हुआ। तो मुझे बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली अब एनालाइज करता हूँ मैं अपनी जर्नी को, तो मैं ये देखता हूँ कि आप एक एग्ज़ाम को ही टारगेट करो स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आप मल्टीपल एग्जाम्स को टारगेट करते हो तो काफ़ी हैफ हज़ार्ड हो जाती है आपकी प्रिपरेशन। फिर आपको ये नहीं पता लगता कि उसका कोर सब्जेक्ट तो अलग है। जब आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए कि जैसे आरबी की तैयारी स्टार्ट की या सीबी की, कि मेरे उसके कोर सब्जेक्ट कवर्ड है, क्वांट रीजनिंग में एक बार आपने स्टार्टिंग में मेहनत करनी होती है, उसके बाद प्रैक्टिस ही होती है। सारे एग्जाम्स में सेम ही आएगा। हाँ, तो होता था कि उसके बाद यू कैन मूव टू अनदर एग्जाम और कपल ऑफ, और ऐसा एग्जाम ढूंढो जिसका सिलेबस ओवरलैप किसी और एग्जाम्स के साथ भी हो, जैसे सेबी और पीएफआरडीए ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस है, या आईएफएससी का फेज 1 सेबी के रिलेटेड है, और आईएफएससी फेज 2 जो है उनका आईएफएससी एक्ट और इंश्योरेंस पेंशन पूछता है थोड़ा बहुत। तो आप अकॉर्डिंगली यू कैन अडेप्ट। और आप, मैं तो बोलूँगा कि रेगुलेटरी बॉडीज़ में आप उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, आपके रूल्स देखिए, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अच्छी है, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। एक हर्ड मेंटालिटी से मत जाइए कि लोग नबार्ड की तैयारी करते हैं, मैं नबार्ड की कर लेता हूँ, आरबीआई की कर लेता हूँ, आरबीआई कर लेता हूँ। मोस्ट ऑफ द मेंटेलिटी तो ये है कि सर अभी मतलब मेरे पास इतने कॉल आते हैं सर, मतलब लोग का प्रोफाइल कुछ है और बोलेंगे मैंने पीएफआरडी का फॉर्म भर दिया, क्यों भर दिया? बस सर एग्जाम आ रखा था। सो आई थिंक देयर इज either people are being very impromptu or there is lack of guidance कि कुछ भी चल रहा है. So I think that needs to be settled. So Rahul has a very solid advice कि आप एकदम मत सब में जाइए, धीरे धीरे फेज आउट कीजिए अपनी जर्नी को. Whatever is your primary exam, सेबी प्राइमरी है तो सेबी से तैयारी शुरू कीजिए, फिर पीएफआरडी इफ्स का they will become gradually, I mean extended part of your preparation. आरबीआई प्राइमरी है तो आरबीआई से स्टार्ट कीजिए and then you can venture out into other exams. ये बहुत सोच के करना है. I mean इंडिया में मैं जो देखता हूँ that our target is to appear in more and more exams, while the target should be to at least clear one of the exams. Maybe you are appearing in even just 2 or 3. तो आप इसको बहुत अच्छे से प्लान कीजिए, तभी आप एक इंटेंट और क्या कहते हैं, मतलब एक स्ट्रैटेजी से एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे. राहुल, दूसरा एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आरबीआई तो एक काफ़ी जनरिक एग्ज़ाम है, लेकिन इसका सेबी पीएफआरडी ये काफ़ी मतलब जनरिक नहीं बोलूँगा, थोड़ा स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स हैं इसमें जिसके लिए शायद एक बैकग्राउंड चाहिए. तो नॉन कमर्स बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए इफ्सका की प्रिपरेशन करना या फॉर दैट रीज़न सेबी की तैयारी करना कितना मुश्किल है? सर मैं तो ये बोलूँगा इट्स ऑल इन योर हेड. अगर आपने मन में बना लिया या आपको किसी ने बोल दिया कि देखो नॉन कमर्स बैकग्राउंड से बहुत मुश्किल होता है, तो आप पहले ही उसको अपना पहाड़ बना लो कि अपने दिमाग में. नहीं होगा. आपको पढ़ो, कुछ समझ नहीं आता आप फैकल्टी से हेल्प लो, चैट जीपीटी, गूगल, आजकल तो इतने टूल्स हैं, आप जहाँ से मर्जी हेल्प ले सकते हो, और आप देखो कि आपको कितना सूट करता है, अकॉर्डिंगली डिसाइड. मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें बहुत रॉकेट साइंस है कमर्स एंड अकाउंटेंसी में, पर आपको टाइम तो देना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि 1 महीने में आ जाएगी कमर्स एंड अकाउंटेंसी, क्योंकि सारी +1 +2 की कहीं ना कहीं समरी है जो वो आपको पढ़ाते हैं 2-3 महीनों में. तो मुझे लगता है टाइम दो, और कभी भी प्री कंसीव नोशन के साथ मत जाओ कि नॉन कमर्स बैकग्राउंड है तो मुश्किल होगी. किसी के लिए भी डुएबल है, चाहे वो कमर्स बैकग्राउंड. उल्टा सर कम आते हैं. मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, बहुत सारे इंजीनियर्स ही सेबी में, हाँ, सेबी क्रैक करते हैं. तो आपको माइंडसेट आपका वो होना चाहिए कि ओपन माइंडेड हो आप, फिर आप देखो अकॉर्डिंगली. I think mindset holds more importance than the skill. Skill can be learned. Mindset is something that you need to be inherent within yourself.
हाँ, बाकी रूटीन क्या रहता था आपका? आप तो मतलब 7-8 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या 7-8 साल एक ही रूटीन रखा, या फिर पहले 2-3 साल मस्ती चल रही थी, फिर हम्म, रियलाइज हुआ कि यार बम्बू हो जाएगा लाइफ में अगर कुछ नहीं बने तो क्या रूटीन शुरू में था और क्या ही वो 7 साल रखा? और स्पेसिफिकली अब इफ्स का एग्जाम होने हम्म। से पहले जो 3-4 महीने का रूटीन था वो क्या रहता था आपका? देखो सर, पहले स्टार्टिंग में आपकी प्रेपरेशन जर्नी में आपका 1-2 साल हनीमून पीरियड ही होता है। हम्म। आप ज़्यादा पढ़ते हो, आप इच्छा से पढ़ते हो। फिर एक स्टैग्नेंट फेज आता है, जब आपको पढ़ा सब कुछ हुआ है, रिवाइज करने का मन नहीं करता। हम्म। तब मैं बोलूँगा कि उस टाइम पे डिसिप्लिन की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। चाहे आपका टाइम, जैसे मैं रात को पढ़ता था, तो मेरा एक फिक्स था कि मैं 4-5 बजे तक रात को पढ़ रहा हूँ और 1-2 बजे तक उठ रहा हूँ। हम्म। लोग बोलते हैं सुबह पढ़ लो, शाम को पढ़ लो। ऐसा तो नहीं है कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी आपके साथ होना चाहिए। कई, हम्म। जैसे मुझे रिटेंशन रात में ज़्यादा होती थी, मैंने हम्म। ट्राई किया सुबह भी, बट सुबह मैं नींद में ही रहता था। तो हम्म। मैं इवन दो, अगर मैं रात को जल्दी भी सो गया, सुबह नहीं पढ़ा जाता था मेरे हम्म। से। तो मैं रात को पढ़ता था, पर वो शेड्यूल था, एक डिसिप्लिन था कि करना है। और मैं एक लास्ट के 1-2 साल तो ऐसा हो गया था कि आपको मैं सिलेक्शन तो हो नहीं रही है, ऐसे हम्म। कि मज़े के लिए पढ़ो। इकोनॉमिक सर्वे में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खोल के नॉवल की तरह पढ़ने लग गया था। इंजॉय करते थे इंजॉय मतलब करते व्हाटएवर थे। यू आर स्टडीइंग। यस सर। तो वही था कि एक माइंडसेट चेंज हो गया था मेरा रिसेंटली कि हम्म। प्रेपरेशन को आप प्रिपरेशन की तरह देखोगे तो नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम्म। आपको उससे अबव जाना है, इंजॉय करना है, हम्म। तभी आप वो ऐसी चीज़ कर पाओगे जो कोई और नहीं कर पा रहा। हम्म। आपने मुझे एक और चीज़ भी बताई थी कि आपके जो बड़े सिस्टर्स हैं दोनों, वो डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छे कॉलेज से उन्होंने एमबीबीएस और एमडी कर रखी है, और आपकी सिस्टर ऑल इंडिया स्टेट स्टेट। मेडिकल सर्विसेज में रैंक 1 लाई थी एमडी के एग्ज़ाम में। तो मतलब देखा जाए तो उन्होंने तो अपना करियर बहुत जल्दी जल्दी सेट कर लिया और अच्छे अच्छे कॉलेजेस से किया, आपने 7 साल स्ट्रगल किया। तो एक सिबलिंग प्रेशर जो घर में होता है, हम्म। जैसे मम्मी भी कई बार शायद बोल देती होगी कि हम्म। अपनी बहनों को देख कितनी आगे जा रही हैं, तू क्यों हम्म। नहीं कुछ करता? हम्म। तो ऐसा प्रेशर था या देवर ऑलवेज सपोर्टिव कि नहीं नहीं तेरा दिन भी आएगा तू कर लेगा? हम्म। नहीं सर, कभी इन माई लाइफ, जैसे आपने बोला ना कि देख तेरी सिस्टर्स, अभी मैं सोच रहा हूँ कभी नहीं बोला उन्होंने ऐसा। हम्म। क्योंकि एक बार ये बोल देना पेरेंट्स, तो हम्म। डिसहार्टनिंग हो जाता है हम्म। किसी के लिए भी। तो उन्होंने, उनको हमेशा था कि तू कर लेगा। हम्म। कई बारी क्या होता है, किस्मत आपके साथ नहीं होती, कई बारी बहुत चीज़ें वेरिएबल होते हैं। आप लेट चले सेंटर पहुँचे, लेट स्ट्रेस हो गया आपको, बहुत चीज़ें होती हैं आपके कंट्रोल में नहीं होती। आपके कंट्रोल में एक ही चीज़ है, आपकी पढ़ाई। आप कर लो। पर मुझे ये था कि जो ये आप सिस्टर्स की बता रहे हैं, वो एक तरह से मेरे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर भी था, प्रेशर भी था। ऐसा नहीं बोलूँगा कि प्रेशर नहीं था, बट प्रेशर से ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर ही था। हम्म। यही था कि देखो, वो भी सेम घर से आई हैं जहाँ से मैं आया हूँ, तो अगर उन्होंने फोड़ा है तो मैं भी फोड़ सकता हूँ। हम्म। तो अगर मेरी सिस्टर्स एक डॉक्टर्स नहीं होती, कुछ आम होते, ऑर्डिनरी पर्सन होते, तो मैं सोचता कि यार मैं 1-2 साल 2-3 साल ट्राई करता, मेरा भी नहीं होता तो मेरा, मुझे लगता कि मैं भी ऑर्डिनरी ही हूँ। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का एक माइंडसेट कि हाँ हूँ मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वहीं से आया। तो बेसिकली काफ़ी मोटिवेशन मिली उनको देखकर, उससे आप भी शायद अपनी जो डर है या नर्वसनेस है उसको चैनलाइज करते थे कुछ अच्छा करने के लिए। यस सर। राहुल, थोड़ी तैयारी पे बात करते हैं आप, क्योंकि काफ़ी एस्पिरेंट्स शायद ये जानना चाहेंगे कि ऑल इंडिया रैंक 1 ने तैयारी कैसे की। तो आपने तैयारी कितने महीने की इफ्सका की? क्योंकि आप आई थिंक सेबी पीएफआरडी की तो तैयारी कर रहे थे, तो इफ्सका की डेडिकेटेडली तो आपने कम ही की होगी। कितने महीने तैयारी की आपने? तो सर, जैसे मैं PFRDA में मैंने दिया था, तो उसके फेज़ 2 जब था, उसके नेक्स्ट 6 दिन में, 5 दिन में ही फेज़ 1 था। तो मैंने फेज़ 1 40% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और सिलेबस कॉमर्स, अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग का ही होता है। मैनेजमेंट, हाँ, फाइनेंस। तो वो मैं कुछ खास नहीं पढ़ा उसके लिए। बट अगर इफ़ आई हैड टू टारगेट दिस एग्ज़ाम ओनली पर ईयर, तो मैं बोलूँगा कि 3 महीने में, 2-3 महीने में फेज़ 1 आराम से निकल सकता है, क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का है, 40% चाहिए आपको। और आई थिंक कॉस्टिंग, कमर्स एंड अकाउंटेंसी ज़्यादा डिफिकल्ट है, ज़्यादा, जैसे आपने बोला नॉन कमर्स बैकग्राउंड, पर डुएबल है। 40% आराम से आ जाते हैं, 60% प्लस आते हैं अगर हमने 2-3 महीने लगा दिए। और उसके बाद फेज़ 2 में जो सिलेबस आता है वो बहुत दिखने में बहुत लगता है, बट इट्स उल्टा आसान, मतलब सिंप्लीफाइड है। IFSC एक्ट पढ़ना है आपको, इंश्योरेंस पढ़नी है, पेंशन पढ़नी है, और कुछ टॉपिक्स सामने, अगर आपने RB की तैयारी की हुई है, CB की तैयारी की है, तो आपको वो पढ़ने हैं। पर IFSC एक्ट और इंश्योरेंस पेंशन ही है जो आपको लगता है कि एक एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, और वो हार्डली लाइक 60-70 पेजेस होते हैं। आप उसके लिए हफ्ता भी लगा सकते हो, एक दिन में भी पढ़ सकते हो। वो आप पे है, आपके पोटेंशियल पे, आपकी रीडिंग स्पीड पे है। चलिए, मैं आपसे इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी भी जानूंगा, क्योंकि सारे एस्पिरेंट्स जानने के लिए बहुत इच्छुक होंगे।
आपने कोई कोर्स यूज़ किया था या सेल्फ प्रिपरेशन की थी? कोर्स यूज़ किया था सर। तो आपने एडुटैप का कोर्स लिया था जैसे, जी। तो एडुटैप के कोर्स में से मतलब आपने कितने परसेंट, अगर मैं बोलूँ इसका, की तैयारी की? मतलब अगर आपने 100 चीज़ें पढ़ी तो उसमें से कितने परसेंट आप बोलोगे कि मैंने सिर्फ एडुटैप के कोर्स पे रिलाई किया? सर IFSC की बात करें तो 80 to 90%। 80 to 90% इसका की जो भी तैयारी थी आपने जी एडुटैप के थ्रू की? जी। और एक और इंस्टीट्यूट का कोर्स था, वहाँ से 10-20% मैंने रेगुलेशंस IFSC की पढ़ी थी। तो मेजोरिटी एडुटैप से ही आपने पढ़ा? जी। ठीक है। और व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द कोर्स? क्योंकि अगर हमारे पास कोई कोर्स है, हम उसको 80-90% पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली मतलब हमें कुछ तो उसमें ट्रस्ट होता है। सो व्हाट वाज क्रिएटिंग दैट ट्रस्ट कि यार यही पढ़ते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है? सर कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जैसे शुरुआत में मैंने बोला था कि स्टार्टिंग ईयर्स में वो चीज़ आपको नेगेटिव भी लगती है, लगता है कि बहुत बल्कि मटेरियल है, कैसे पढ़ेंगे? कड़े पढ़ेंगे। पेजेस गिनता था मैं, और ऐसा होता था जब पेजेस गिनते हो तो एक तरह से ये भी गिनते हो कि टारगेट क्या रखे, कितने पेजेस पर डे रखें, बट उसके अलावा फिर आप देखते हो इतने पेजेस हैं, तैयारी छोड़ देते हैं, वही बोलते कहते इतना तो नहीं पढ़ा जाएगा। फिर कई इंस्टीट्यूट कम पेजेस में पढ़ा देते हैं, बट फिर इनकम्प्लीट होता है, फिर आप तैयारी जाते हो, आपको लगता है आपने पढ़ा सब कुछ होगा, आपकी सिलेक्शन पक्की नहीं होती। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। तो पढ़ो, आप कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो, किसी हेस्ट में मत पढ़ो कि मतलब आपको अगले ही महीने क्रैक करना है। आपके पास अगर पूरा साल है, जैसे अभी तो फरवरी मार्च है, तो आई वुड से कि अभी टाइम ही टाइम है। अभी स्टार्ट करोगे तो 3 महीने में आपका फेज़ 1 भी हो जाएगा, फेज़ 2 की भी एक डिसेंट तैयारी हो जाएगी। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे आप ओरिजिनल से पढ़ सकते हो, कि बहुत सारे क्वेश्चन ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे से पूछते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी एक लिमिट तक आपको हेल्प कर सकती है। अगर आप वो पूरा समरी में सब डाल देंगी तो बंदे बोलेंगे समरी ही ओरिजिनल मटेरियल जितनी बल्कि हो गई। अगर नहीं डालते तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, और एग्जामिनर शायद वही पकड़ता है कि ये समरी में कहीं नहीं दिया, वही पकड़ लेते हैं। इस साल भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे जो किसी भी समरी में नहीं, आपकी नहीं सर, किसी भी समरी में नहीं था, बट वो एग्जाम में आ गए। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से रिलाई कर सकते हो। बाकी जितना भी मैंने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा, फाइनेंस का, मैनेजमेंट का, कॉस्टिंग, कमर्स एंड अकाउंटेंसी, उसके लिए समरी शीट्स और क्विजेज, तो ये लगाता था मैं। और फैकल्टी कोई आपकी फेवरेट हो जो आपको लगा कि इस फैकल्टी ने मुझे बहुत हेल्प किया मेरी प्रिपरेशन? फैकल्टी में सर कृतिका मैम और जलज सर, और जो विष्णु सर क्वांट रीजनिंग में बहुत अच्छा उन्होंने वो हमेशा टेलर फिट करते थे कि यू डोंट हैव टू स्टडी मोर, यू डोंट हैव टू स्टडी लेस, आप इतना ही पढ़ो जो एग्जाम रेलिवेंट है। तो वो चीज़ आप मॉक्स में भी देख लो, कहीं ना कहीं मिसिंग होती है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डालते हैं वो क्वांट रीजनिंग के। और कृतिका मैम के इकोनॉमिक्स फंडामेंटल बहुत क्लियर है, वो क्लैरिटी से पढ़ाती है ना। पीपीटी में आपको अगर वीडियो लेक्चर भी देख लो, जैसे मैंने इकोनॉमिक्स मुझे बहुत टफ लगता था, ISLM कर्व, ये कर्व, वो कर्व, उसके आगे की डेप्थ बहुत इन डिटेल हो जाता है, किसी भी नोट्स में आप पढ़ नहीं सकते मुझे लगता है। तो उसके लिए लेक्चर्स काम आते हैं। कृतिका मैम एक चीज़ को बार बार रिपीट करवाती थी। कई लोग कहते हैं कि रिपीट कर रहे हो, सेम कंटेंट बोल रहे हो, रिपीट। वो इसलिए भी होता है, फैकल्टी को पता होता है कि जब आप बोलते हो बार बार तो कहीं ना कहीं आपके इम्प्रिंट हो जाता है आपके दिमाग में। तो ये चीज़ बहुत हेल्प की। और ग्राफ से ऐसे समझाना, ग्राफ को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर, उसके लिए भी एक आर्ट चाहिए आपको। आर्ट चाहिए, वो ग्राफ को मतलब एक ऑर्डर में ही समझाया जा सकता है। यस सर। और एक भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिसिंग हो जाए, वहीं पे फिर ब्रेक हो जाता है रिदम। बिल्कुल सही है। फेज 1 में क्यूआरई कितने महीने तैयारी करनी चाहिए? क्वालिफाइंग है और आई थिंक बहुत ही मिनिमम सा लेवल आता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कोई कितने महीने तैयारी करे क्यूआरई की? अगर जैसे बिगिनर है, बिल्कुल ही अभी फ्रेश प्रिपरेशन में, तो आई वुड से 3-4 मंथ्स। ऐसा नहीं है कि 3-4 मंथ्स क्वांट रीजनिंग करना है, साथ में आप कोर सब्जेक्ट को दो, पर क्वांट रीजनिंग की स्टार्टिंग जो होती है क्लर्क लेवल से स्टार्ट करो। क्लर्क लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे IBPS क्लर्क जो लेवल होता है वही आता है CB में, IFSCA में, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता। सिर्फ RBI एक लौता एग्ज़ाम है जो डिफ़िकल्ट क्वांट रीजनिंग पूछता है कंपैरेटिवली। तो उसके लिए यू हैव टू डिग डीप, बट अदरवाइज 3-4 महीने इनफ है मैक्सिमम, वो भी कोर सब्जेक्ट के साथ। आई थिंक 4 महीने भी काफ़ी है, मतलब इतना भी नहीं पढ़, अगर किसी का बिल्कुल ही बेस नहीं है उसको ज़रूरत है, अगर किसी ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया तो 2 महीने में भी हो सकता है, क्योंकि पर उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। जैसे विष्णु सर थे, वो मुझे स्ट्रेटजी बताते थे कि देखो ये टॉपिक्स हैं, 20 टॉपिक लिख रखे हैं सिलेबस में, आपको सिर्फ ये 8 करने हैं। 8 करने हैं। तो उससे क्या होता था, 8 में भी आपके 10+ आ जाएंगे, पर अगर आपने कट ऑफ ही क्लियर करनी है तो 4 की कट ऑफ जा रही है, आप चाहे 4 करके चले जाओ, बट फिर भी 8 सेफ साइड है। आपको ऐसा नहीं कि पूरा एग्जाम अटेम्प्ट करना है, और टाइम लिमिटेड होता है, तो आपको जो आपके ज़्यादा अच्छे एरियाज़ हैं उन पे फोकस कीजिए, और एक स्ट्रैटेजी वीडियोस देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग में
वही बता रहा हूँ, हेस्ट में रहते हैं लोग कि बस जल्दी जल्दी सिलेक्शन हो जाए। जल्दी जल्दी सब शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम्म। और मैंने देखा है लोगों को एक एक महीने में क्वांट पूरे करते हुए और सिलेबस पूरा कर लिए। 20 चैप्टर पढ़ लेंगे एक महीने में, दे आर जस्ट लर्निंग दी फॉर्मूलाज, और वैसा क्वेश्चन आता नहीं है। आता नहीं है। मतलब इनफैक्ट इसका में भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा कि फार्मूला बेस्ड आप कर लो। तो प्रैक्टिस करो आप विदाउट फार्मूलाज, चीज़ों को समझकर, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। करंट अफेयर्स जो फेज 1 में आते हैं इसका की, उनका भी इतना कोई रेलेवेंस नहीं है। तो वो आपने करंट अफेयर्स कितने महीने के पढ़े, 6 महीने या 3 महीने? 3 महीने सर। 3 महीने काफी है। सिर्फ स्कीम्स और रिपोर्ट्स ये मैंने 6 to 9 मंथ्स पढ़े, सर्कुलर्स भी 6 to 9 मंथ पढ़े। पर जो जनरल सी होती है, लाइक PIB में आर्टिकल्स आते हैं, कोई अपॉइंटमेंट हो गई ये वो, तो वो 3 महीने, मैं तो बोलूँगा 2 महीने से भी हो जाएगा। पर रिपोर्ट्स जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक की, IMF की, फिर आपकी वो सर्कुलर्स हो गए, वो आप 9 मंथ्स उनको दो, पीछे भी जाओ उनके लिए। अगर आप इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 4th और 5th मंथ, आपने जनवरी से पढ़ना है या दिसंबर से पढ़ना है, तो पीछे भी चले जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। वो 1-2 घंटे 3-4 घंटे में 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का आराम से कवर होता है सर्कुलर, और 1 हफ्ते में आप पूरे 2 महीने भी कर लोगे। तो उसके बाद फिर आपको ऐसे नहीं लगेगा कोई बैकलॉग है आपका। फिर जनरल CA जो आपने पढ़नी है वो आप जब एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट साइकिल का नोटिफिकेशन आ गया तब आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जनरल करंट अफेयर्स रिपोर्ट स्कीम्स ये आपने कहाँ से पढ़ी थी? तो करंट स्टैप्स तो था ही, उसके साथ मैंने अफेयर्स क्लाउड का किया था, और अफेयर्स क्लाउड और करंट ऐप को साथ में, क्योंकि करंट ऐप अलग तरह से इंफॉर्मेशन को वो ऑर्गेनाइज करता है और अफेयर्स क्लाउड अलग तरह से करता है। और अफेयर्स क्लाउड में मैंने क्या किया था कि डेली लेवल पे आते थे उनके PDF, तो मैं उनके मंथली वेट नहीं करता था, मैं डेली को ही कंपाइल कर देता था। करंट ऐप क्या होता था कि जैसे अपने फर्स्ट, हाँ वीकली आते हैं, तो करंट ऐप के वीकली क्या कहते हैं, फर्स्ट इन न्यूज़, तो मुझे पता है फर्स्ट इन न्यूज़ कोई ना कोई क्वेश्चन अटकेगा ही, इंपॉर्टेंट है। हाँ, फर्स्ट इन न्यूज़, अपॉइंटमेंट, तो वहाँ से रिवाइज हो जाता था अच्छे से, क्योंकि उसमें रिवाइज नहीं हो सकता था। वहाँ से पढ़ के डिस्पर्स इंफॉर्मेशन को यहाँ ऑर्गेनाइज वे में रिवाइज कर लेता था। नाइस। और रिपोर्ट्स और स्कीम्स आपने कहाँ से पढ़ी थी? वो स्कीम्स टैप और रिपोर्ट्स जो एडुटैप के कोर्स में। उसमें भी सर मैं एक थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। कई बार एस्पिरेंट्स को लगता है कि स्कीम्स मिनिस्ट्री वाइज पढ़े या न्यूज़ वाइज पढ़े, तो मैं बोलूँगा, जैसे मैं काफ़ी सालों से कर रहा था, तो मैंने क्या किया था, 2023 ऑनवर्ड्स में आपका सब्सक्राइबर हूँ, तो मैंने आपके स्कीम्स टैब्स ना मंथली वाइज कंपाइल कर लिए थे। मेरे आई थिंक 1500-1600 पेजेस की PDF हो गई थी फ्रॉम दिसंबर 2022 टिल दिस मंथ। तो उसके बाद मैं मिनिस्ट्री वाइज पढ़ता था, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस देखी, उसमें जो जो स्कीम्स लिखी है मैं आपके डॉक्यूमेंट में सर्च कर लेता था। बाई चांस अगर कोई स्कीम नहीं हो तो फिर मैं न्यूज़ कहीं और कोचिंग इंस्टीट्यूट से या मतलब ऑनलाइन जो उनके मेन जो मिनिस्ट्री की न्यूज़ है वहाँ से करता था। अदरवाइज आपकी होती थी सारी। कई बार क्या होता है, पीछे वाली मेंशन की होती है आपने 2022-23 में न्यूज़ में होती है कि पार्लियामेंट में किसी ने आंसर किया था उसके रिगार्डिंग, तो वो मैं ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखता था। मैं पढ़ता मिनिस्ट्री वाइज था पर कंपाइल करके आपकी रखता था। कंपाइल करके तो मिनिस्ट्री वाइज आप कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि राहुल ने जो बोला है कि हम अपना नेक्स्ट एडिशन स्कीम्स का मिनिस्ट्री वाइज ही कंपाइल करके ला रहे हैं, जो मार्च महीने में आपको हमारे पोर्टल पे मिल जाएगा। फिर फेज़ 1 का जो पेपर 2 होता है राहुल, उसमें कॉस्टिंग, अकाउंट्स, फाइनेंस मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ आता है जो फेज़ 2 में नहीं आता है। सेबी में तो क्या होता है ना कि वही सब पेपर 2 फेज़ 2 में भी रिपीट होगा, सो देयर इज लॉट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे फेज़ 1 पेपर 2 नहीं आता है, और अगर किसी ने सेबी की तैयारी की है उसके लिए तो आसान है, अगर नहीं की तो वो बंदा फंस जाता है। उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए कि मुझे इफ्स का देना है और फेज़ 1 पेपर 2 में 40 नंबर लाने हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स बिल्कुल उसको नहीं आते हैं, तो वो कैसे मैनेज करेगा? तो उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसमें टॉप नहीं करना। उसको ये लगना चाहिए कि देखो मेरे 40%, तो हम 40% एम नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अगर 40% एम करो शायद 35 ही आए आपके, तो यू शुड एम 60%। और क्वेश्चन ईजी आते हैं, कॉमर्स अकाउंटेंसी की, कॉस्टिंग भी इतना डिफिकल्ट नहीं आते। तो आप इतना सोच के चलो कि यू जस्ट हैव टू क्लियर द एग्जाम, उसके बाद ये रेलिवेंस नहीं रहेगी। और फेज़ 2 में फिर उसके नंबर जुड़ेंगे पर उसका सिलेबस लग गया, तो आप 1-2 महीने 2-3 महीने जैसे मतलब नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो वही चीज़ें पढ़ सकते हो। फिर आपको लगे कि यार सैचुरेशन सी आ गई, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पा रहा, तो छोड़ दो। इतना 60-70% आप फिर भी आपके कहीं नहीं गए। मतलब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। टारगेट 40% है तो 55-60 तक मार्क्स अगर हम प्रेपरेशन करके जाएं तो 40 तो आ ही जाएंगे आराम से। फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 में भी काफ़ी अजीब सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले इफ्स का एक्ट कोई स्टैंडर्ड सब्जेक्ट नहीं है, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? तो इफ्स का एक्ट सर मैंने आपके समरी शीट से पढ़ा,
और मुझे अभी भी याद है, आई थिंक 1-2 नवंबर की बात रही होगी, और मैंने पहले 2023 में पढ़ रखा है, बट फिर वो उस टाइम पे तो बहुत टाइम भूल जाता है। तो और काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, एक्ट में रेगुलेशन वगैरह भी आती हैं। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा से आपका समरी शीट पढ़ा, फिर मैंने आई थिंक इट टुक मी 3 to 4 आवर्स। उसके बाद मैंने क्विज लगा लिया उनका, सॉलिडिफाई हो गई इन्फॉर्मेशन। हफ्ते बाद फिर भूल गया, तो मैंने सेकंड रिवीजन कर ली। फिर 3-4 दिन बाद लगा कि अब एग्ज़ाम ही है, मतलब 12-13-15 नवंबर को एग्ज़ाम था, 12-13 को लगा एक बारी और रिवाइज, तो एक बारी और रीडिंग दी। 3 रीडिंग में मैंने उसको डन डील कर दिया था। और रिवीजन बहुत की है इन्होंने, वैसे मैं रिवीजन के बारे में पूछूंगा इनसे। इंश्योरेंस, पेंशन, ये कितना डेप्थ में पढ़ना चाहिए? सर जितना जैसे आपकी समरी शीट में दे रखा है, मोर देन इनफ है। वहीं से सारे इस साल भी क्वेश्चन आए थे, पिछले साल भी क्वेश्चन आए थे। मैं PYQ एनालिसिस करता रहता हूँ, और मज़े की बात है कि PYQ एनालिसिस में मैंने इस साल ये चीज़ की है कि मैंने हर सब्जेक्ट के ना, आपके जो एडुटैप के 2022 ऑनवर्ड सॉरी, आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, PFR DSA भी, उनकी कंपाइल कर दी थी, स्क्रीनशॉट खींच के एक सेपरेट PDF बना दी थी पर सब्जेक्ट। कमर्स एंड अकाउंटेंसी की अलग, कॉस्टिंग की अलग, तो वो भी हेल्प की थी। और किस तरह के क्वेश्चन पीछे 2020 से ऑनवर्ड्स पूछे गए हैं। प्लस IFSC का तो 3 ही पेपर थे, उसमें भी तीसरा तो यही है, 2 पेपर थे जब आप एज एस्पिरेंट पढ़ रहे हो। तो वो देखे और देखा कि मोरलेस सारे कवर हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि, और ऐसा अगर कोई क्वेश्चन होता ना सर, वो किसी से नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं हाँ, है। मतलब ऐसा तो कोई एग्जाम नहीं है जिसमें हर साल हम बोलें कि हर क्वेश्चन ही हमें आता होगा। हाँ वैसे इस बात पे मुझे राहुल के मार्क्स याद आ गए कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इनके फेज 2 में, पेपर 2 में 90 मार्क्स हैं भाई आउट ऑफ 100। मतलब इतने तो शायद मैथ्स में भी नहीं आए थे मेरे 10th क्लास में, जहाँ 100 एक्सपेक्ट किए जाते हैं। तो राहुल शायद जब कह रहे हैं कि कुछ आप छोड़ जाइए, कोई बात नहीं है, तो राहुल कुछ छोड़ के नहीं गए होंगे, ये मैं पक्का बता सकता हूँ। नहीं सर, फेज 1 में बोल रहा था कि छोड़ जाइए, अच्छा, फेज 2 में तो आपको कसर नहीं छोड़नी सर, पेंशन, इंश्योरेंस सारा अच्छे से पूरा करके अच्छे जाना से। है। मैं उसमें बता रहा हूँ, जैसे आपने, मैंने IFSC का बोला, वही मैंने पेंशन का, वही मैंने इंश्योरेंस का किया। रीड किया, क्विज लगाया, रीड किया, क्विज और लगाया। PYQ सारे देख के कॉन्फिडेंस हाँ, आ गया कि सारे हो रहे हैं। PYQ बहुत आसान लग रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद मटेरियल टफ है, PYQ तो कुछ भी नहीं, पर PYQ आसान दिखते हैं। ये भी है कि वो हाँ, मेमोरी बेस्ड होते हैं, तो कई बार आपको वर्डिंग थोड़ा सा वो वर्डिंग और ऑप्शन सिमिलर नहीं होती जैसी एग्जाम में आई होती है। बट फिर भी जो क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि कंटेंट से बाहर आ रहे हैं। हम्म, तो वही एक्सपीरियंस रहा अल्टीमेटली एग्जाम में, कि सारे क्वेश्चन जो एडुटैप थे वो एडुटैप से कवर हो रहे थे। नाइस। रिवीजन कितनी बार किया आपने? हमने अभी रिवीजन देखा, मतलब तीसरा रिवीजन किया है उसका एक्ट का। 3 बार ही किया सर, मतलब 2 बार रिवाइज किया, एक बार पहली बार फर्स्ट तो रीडिंग। सारे सब्जेक्ट्स आप 3 बार रिवाइज करते थे? पेंशन, फर्स्ट रीडिंग सबसे डिफिकल्ट होती है सर किसी भी सब्जेक्ट के लिए, फर्स्ट रीडिंग ही मेन होती है। अगर उसमें भी आप ऐसे सोच के चल रहे हो कि आप रिवाइज कर लोगे, फिर फेल है। आप ऐसे पढ़ो फर्स्ट रीडिंग को कि वही आपकी, चाहे आपको टाइम ज़्यादा लग जाए, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब जल्दी जल्दी करनी है। फर्स्ट रीडिंग में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगता है, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वही होता है क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं होता, आपको पहली बार पढ़ रहे हो वो चीज़, समझ रहे हो। फिर सेकंड रीडिंग तक आते आते आपको समझ आ जाता है कि इसमें ये चीज़ पढ़ने वाली है नहीं, ये पढ़ने वाली है। हाईलाइट करता था डॉक्यूमेंट को, मैं सॉफ्ट कॉपी रखता था, पहले प्रिंट आउट करता था, पर फिर लास्ट 2-3 सालों से मैं iPad में ही हाईलाइट कर लेता था। तो वो करके सिर्फ हाईलाइट पढ़ लेता था। थर्ड में ऊपर ऊपर से देख लिया कि कुछ जो मेरा वीक एरिया, जो मुझे बार बार भूल रहा है, वो ही करूँ मैं। और आई थिंक थर्ड में थोड़ा सा अगर आता भी है तो कॉन्फिडेंस सा मिल जाता है, नहीं साइकोलॉजिकली लगता है कि मैं भूल तो नहीं गया। हाँ जी सर, तो वही फर्स्ट से ही आएगा। अगर फर्स्ट आपकी रीडिंग अच्छी है। हाँ अच्छी है तो अच्छी है, नहीं तो अगर ख़राब है तो फिर आपको लगेगा आप तो कुछ भी नहीं पढ़ के आए, फिर आपको सेकंड रीडिंग पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। मॉक टेस्ट की तैयारी, कितने मॉक टेस्ट दिए सबसे पहले आपने? सर मॉक टेस्ट ऑब्जेक्टिव में मैंने दिए नहीं इस IFSC में, पर इन जनरल मैं जैसे RBI के देता था, उसके सेबी के देता था। CBPFRD के आपने दिए होंगे। हाँ। तो आपको पता था कि मॉक टेस्ट में कर लूंगा। हाँ मॉक टेस्ट कर लूँगा। उसमें मेन टाइम मैनेजमेंट का होता है, और थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में करने हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तो क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट जैसे मुझे UPSC में मुझे एक पता लगा कि राउंड में करो, जो क्वेश्चन बहुत हलवा है उनको पहले राउंड में निपटाओ, फिर सेकंड राउंड में वो निपटाओ जो थोड़े से मतलब क्वेश्चन बड़े हैं पर आंसर उनके ईजी हैं, वो करो। फिर जब न्यूमेरिकल्स या बहुत ही डाइसी क्वेश्चन है उनको आप थर्ड राउंड में करो। तो 3 राउंड लगाते थे आप जनरली पेपर करते हुए? मार्क फॉर व्यू कर करके सर, वो पर्पल दिखता था, मार्क फॉर व्यू किया, आगे बढ़े, पर मार्क फॉर व्यू के। तो आप जब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस बच जाते हैं राउंड 2 के या राउंड 3 के, तो उनमें फिर जबरदस्ती मतलब लगता है कि 2 ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है तो अब लगा दो, गैस वर्क करते थे ऐसा?
करता था सर, करता था। क्योंकि मैं बताऊं आपको सर, जैसे यूपीएससी में होता है ये चीज़ बहुत अच्छी बात है, और ये भी वन ऑफ द ट्रिक्स है जो आप लगा सकते हो। यूपीएससी में जब आप प्रीलिम्स देते हो तो उसमें 4 ऑप्शंस होती है, इसमें 5 होती है आईबीपीएस में, बट उसमें 4 ऑप्शन बहुत क्लोज होती है, शायद उसमें आप एक ही एलिमिनेट कर पाओ और फिर भी 3 में आपको डाउट रहता था। इसमें क्या होती है कि जनरली पेपर जो आता है उसमें 5 ऑप्शन दिए ज़रूर जाती हैं, क्लोज सिर्फ 2 ही होती हैं। अगर आपने ठीक तैयारी की है तो आपको पता होता है कि ये 2 ऑप्शन में ही आंसर है कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे आपको रिस्क लेना भी पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि वो उसको छोड़ के चले जाओगे, कंपटीशन इतना है, 3 सीटें हैं। मुझे पता था कि जैसे मैंने 50 क्वेश्चन किए, आई वॉज ओनली श्योर अबाउट 42 to 43 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन मेरे लिए वो गैम्बल ही था, डाइसी था, ऐसा था कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। पर अगर मैं ऐसे 42 ही करके आता, मे बी किसी और एग्जाम में जहाँ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं चल भी जाती वो स्ट्रैटेजी, पर मुझे पता था कि यहाँ कट ऑफ जाएगी हाई, तो मुझे पता था कि आई हैव टू टेक दैट रिस्क, आई हैव टू टेक दैट प्लंज। और अगर 8 क्वेश्चन में से 4 सही हो रहे हैं, 4 गलत हो रहे हैं, तो मेरा पॉजिटिव में ही स्कोर जाएगा, और वही हुआ। अल्टीमेटली 46 सही हुए, 4 गलत हुए, तो उस हिसाब से 90 का स्कोर बैठा। नाइस। वैसे राहुल अभी इफ्सका में तो सेलेक्ट हो ही चुके हैं, इनका सेबी का भी अभी रिजल्ट पेंडिंग है। तो राहुल, अगर मैं पूछूं कि सेबी का एग्ज़ाम देने की मोटिवेशन कहाँ से आई कि सेबी का एग्ज़ाम देना है? क्योंकि रैंक 1 इफ्सका में आने के बाद आई थिंक रिलैक्स करता है बंदा यार, जाता है कहीं घूमने दुबई निकल जाते हैं एक लग्जरी ट्रिप के लिए। तो सेबी का एग्ज़ाम भी दिया और इनका अच्छा भी हुआ, आई थिंक 65-70 के आजू बाजू मार्क्स आ रहे हैं, तो शायद इंटरव्यू कॉल आएगा। तो सबसे पहले मोटिवेशन कहाँ से आई, और दूसरा आगे कुछ सोचा है कि क्या ज्वाइन करना है अभी? लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट एंड देन डिसाइड। सर मोटिवेशन तो आपसे ही आई, आपसे आपको मेरे से आई। हाँ, आपको एक्चुअली मैंने सर जसकरण सर से बात की थी, तो वो कहते हैं कि अंचित सर से बात कर लो, वो आपका डिलेमा सॉल्व करेंगे। तो आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी, आपने ये नहीं बोला कि नहीं सेबी अच्छा है, ये नहीं बोला आईएफएससी अच्छा है, आपने बोला कि देखो अभी 20-22 दिन ही रहते हैं, अगर अभी छोड़ दोगे तो छोड़ना तो छोड़ दो, फिर एंजॉय करो अपना। पर मुझे लगता है कि आपकी वर्डिंग थी कि इन्जॉयमेंट नहीं होता, रिलीफ ही होता है आपको, स्ट्रेस रिलीफ हो गया, और इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट अटेम्प्ट्स यू गिव नाउ। तो आप 20 बार आपने पढ़ा, पहले भी हुआ है सब कुछ, अब एक बार और रीडिंग करनी है अब, और अल्टीमेटली उसके बाद यू कैन डिसाइड। अभी तो आपको पता नहीं ना आपकी सिलेक्शन होगी नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं है कि इट्स अ क्लियर कट डिसीजन कि पता ही है कि आईएफएससी बेटर है, इट्स अ डिलेमा, इट्स मतलब कि दोनों में कुछ ना कुछ प्रोज है कॉन्स है। तो वही अभी सोच नहीं पा रहा कि कौन सा, अभी मैं देखूंगा अभी सिलेक्शन हो ना हो, फिर उस पे बेस पे आई विल डिसाइड। नहीं, आई हेल्प यू आउट। सो मैंने राहुल को बोला है कि आपको जो भी हेल्प चाहिए, सेबी के ईडीज़ हैं हमारे कॉन्टेक्ट में जो हमारे पैनलिस्ट में हैं, तो आई थिंक दे कैन गाइड हिम बेटर। कुछ इफ्सका के लोग भी जानते हैं, बट फर्स्ट लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। मतलब वही है कि अंडे मत गिनो जब तक वो मुर्गी ने नहीं दिए हैं। तो बट वी विश हिम ऑल दी बेस्ट। मुझे लगता है कि सेबी में हो जाना चाहिए इनका अगर 70 मार्क्स बन रहे हैं, बट लेट्स सी। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी कैसे की आपने? सर डिस्क्रिप्टिव की, मैं तो यूपीएससी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मेरे को मेंस में अच्छी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थी, बट इफ़ एनी वाज स्टार्टिंग फ्रेश, मैं बोलूँगा कि इसमें सबसे ईजीएस्ट डिस्क्रिप्टिव आता है, पीएफआरडीए, सेबी, आईएफएससी, इस पे सबसे वन ऑफ द ईजीएस्ट आता है। आपको कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज नहीं गेन करनी डिस्क्रिप्टिव के लिए। ऐसे होता है सर, उसमें 250 वर्ड लिखने होते हैं हार्डली। अगर आपको टॉपिक आपने इतना पढ़ लिया होता है ना सर, आपको पता होता है कि कोई भी टॉपिक आएगा, 4 टॉपिक्स हैं, उसमें भी एक चूज़ करना है, ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक दे रखा है। तो आप उनमें से एक टॉपिक पकड़ लो, उस पर जो भी आपकी इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, एक कोट से स्टार्ट कर लो। आई यूजली स्टार्ट विद अ कोट बाय फेमस ऑथर और फेमस पर्सनैलिटी। तो उससे क्या होता है, जब एवेल्यूएटर, मेरे दिमाग में है कि एवेल्यूएटर जब पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि यार बंदे की मतलब नॉलेज तो है, तो वो उस हिसाब से नंबर देते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन में यू कैन इवन कॉपी पेस्ट द होल आंसर, आप थोड़ा बहुत चेंज कर लो उसकी वर्डिंग, पैराफ्रेज कर लो, और उससे काफ़ी हद तक आपको लगता है कि आपने कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं मारा, मेंटल एफर्ट बच गया आपका। और प्रेसी में आई वुड से कि आप एक कईयों के लिए वर्क करते हैं पेन पेपर बेस्ड, थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लिए। मेरे लिए वो कभी वर्क नहीं किया, क्योंकि मुझे वो टाइम लगता था, पेन पेपर में भी काफ़ी टाइम लग जाता था जॉट डाउन करने में। तो फिर मैं सोचता था कि मैं डायरेक्टली पैरा वाइज पैरा जाऊँगा। तो पैरा वाइज पैरा एक तरह से आपने ब्रेक डाउन कर लिया। जैसे एक कोट होते, ईट द एलिफेंट, आपको एक बारी में नहीं खाना एलिफेंट को, आपको धीरे धीरे खाना है। तो मैंने पैरा वाइज देखता था उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, पूरा पहले स्किम थ्रू किया प्रेसी को, और देखता था कि ये पूरा है किसके बारे में। कई बार स्टार्टिंग कहीं और से होती है, आपको लगता है इस डायरेक्शन में जाएगा प्रेसी, पर वो बाद में चेंज होती है डायरेक्शन। तो मैं पढ़ के उसके बाद पैरा वाइज पैरा लिख लेता था।
और फिर उसके बाद फिर अगर लगे कि 5-10 वर्ड्स ऊपर नीचे जा रहे हैं तो एडजस्ट कर लेता था। मैं ज़्यादा ही लिखता था, लाइक अगर 140 बोले हैं मैक्सिमम वर्ड्स तो मैं 145 148 ऐसे लिखता था, फिर माइनस कर देता था, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें मैंने कुछ इरेलीवेंट भी लिखा है जो बाद में मिटाया जा सकता है। तो यही स्ट्रैटेजी। और ऐसे के लिए यू डोंट हैव टू रीड स्पेसिफिकली, बट जैसे आप फॉर्डर मटेरियल देते हो तो वहाँ से कई बार हिट रेट आ जाता है। सोशल मीडिया का टॉपिक हो गया, बहुत ही हॉट टॉपिक्स चलते हैं। नहीं तो आप एडिटोरियल रीडिंग कर सकते हो और कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ सकते हो जो आपको इंटरेस्ट के लिए आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि पढ़ाई के लिए पढ़ रहे हो। और कुछ ना कुछ 4 चॉइसेस में आपको हिट कर ही जाता है। नाइस। तो किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करते थे आप पेपर इंग्लिश का? सबसे पहले सर मैं कॉम्प्रिहेंशन करता था। रीज़न बीइंग मेंटल एफर्ट लगना नहीं है। और जब आप जैसे होता है ना कि इजी क्वेश्चन पहले करो, तो कॉम्प्रिहेंशन मेरे हिसाब से सबसे ईजीएस्ट है तीनों में। फिर प्रेसी सबसे टफ होता है, उस बीच वाला होता है, तो प्रेसी करता था। फिर ऐसे मुझे टफ इसलिए लगता था क्योंकि ऐसे में इट्स अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिव ऑल्सो, कि आपको पता नहीं कि आप क्या लिखोगे। और अगर आपने स्टार्टिंग में ऐसे में वेस्ट कर दिया, जैसे मैंने जब 2024 में सेबी का पेपर दिया था तो मेरा छूट गया था पेपर। वो इसलिए छूटा था कि मैंने ऐसे से स्टार्ट किया, ऐसे अच्छा लिख दिया, पर कॉम्प्रिहेंशन के 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो वो तो बहुत ही एक तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपको। तो ऐसे के लिए चाहे लास्ट में 15 मिनट भी हो ना, आप फाइट और फ्लाइट मोड में लिख देते हो। सही बात। नॉलेज होती है तो आप लिख देते हो, नहीं होती तो आप कुछ ना कुछ बना के उसको कंप्लीट कर देते हो पेपर को। और ऐसे एक चंक है ना, कॉम्प्रिहेंशन में अलग अलग चंक है कि 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 छूट गए तो वो 10 नंबर गए। ऐसे में आप कंक्लूड का कर दोगे तो शायद 2-3 नंबर ही कटेंगे। नाइस। तो राहुल के मैं नंबर बता देता हूँ आपको। फेज़ 2 पेपर 1 में 63 थे और फेज़ 2 पेपर 2 में 90 थे। तो आई थिंक 90 से ऊपर तो मैंने आज तक 90 भी नहीं सुने मैंने आज तक किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम में, किसी भी पेपर में। सो आई डोंट नो कि क्या पढ़ के गए और ये क्या करके आए। नहीं सर, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट करूँगा। देयर आर 2 मोर कैंडिडेट्स जिनके 95.5 भी आए हैं इस पेपर में। हाँ। उनका क्या रैंक है? उनमें से एक सिलेक्ट नहीं हुआ, 1 रिजर्व कैटेगरी का था। वो क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ? क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में उसके 52 थे और फिर इंटरव्यू में भी कम हुए। तो मेरा जो था कि बैलेंस था, मेरे कोई ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है डिस्क्रिप्टिव में, बट इतने बुरे भी नहीं है। तो आई वुड से कि ऑब्जेक्टिव विल बी द पुशिंग फैक्टर, पर आप दूसरों को नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। ये मैंने बहुत देखा है, सेवी में बहुत देखा है लोगों के लास्ट ईयर 80 थे लेकिन डिस्क्रिप्टिव में 45-48 थे। तो बैलेंस चाहिए। और मतलब इतने मार्क्स लाना मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे लोग पढ़ेंगे और कैसे पेपर देंगे कि 95 तक भी मार्क्स आ रहे हैं भाई, तो कंपटीशन बहुत हो रहा है। बट अगेन जैसे राहुल ने बोला 90 मार्क्स पे भी सिलेक्शन होता है। बैलेंस प्रिपरेशन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए घर वालों का, भगवान का, और अपने आप में बिलीव चाहिए। सो राहुल, एनी लास्ट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द एस्पिरेंट्स? सर जस्ट कीप हसलिंग आई वुड से। और मैंने देखा है कि काफ़ी बार आप हिम्मत इसलिए छोड़ देते हो क्योंकि आपके सर्कमस्टांसेस नहीं अलाउ करते, आपके फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट आई वुड से कि अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो आप वहाँ प्रिपरेशन जर्नी में फोकस कीजिए। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाइए। और बहुत टाइम मिलता है इसमें, लगता है ऐसा है रेगुलेटरी बॉडीज़ में कि बहुत पढ़ना है। जैसे मुझे भी जब स्टार्टिंग में आया था तो मुझे था कि बहुत पढ़ेंगे, बहुत पढ़ना पड़ता है, पर आपको इवेंचुअली रियलाइज़ होता है कि गिने चुने वही 5-6 सब्जेक्ट हैं। अगर आप आज भी पढ़ना स्टार्ट करो, 1 महीने में 1 सब्जेक्ट हो जाता है, 6 महीने में 6 सब्जेक्ट। अच्छी तैयारी हो सकती है। अच्छी तैयारी हो सकती है फॉर एनी गिवन एग्जाम। बट आप स्टार्ट स्लो, स्टार्ट विद 1 एग्जाम। और जैसे मैंने कहा, ईट द एलिफेंट। बहुत सही एडवाइस है भाई, मैं तो ये दे ही रहा हूँ काफ़ी सालों से। नाउ यू हियर इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। बीइंग पेशेंट एंड always prioritizing quality over time, that is the key to crack any of the competitive exam. Wish all the best from my side and from Rahul's side to the aspirants who are watching this interview, and I wish all the best to Rahul also for his future journey in IFSCA. IFSCA is a very growing organization if he joins IFSCA, because I think he will have option of SEBI also. Any organization he joins, I wish him all the best for his future growth, and I hope that I'll meet you समवेयर एल्स इन लाइफ। वैसे बहुत कम चांस रहता है कि हम जब लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, वो सेलेक्ट होते हैं, उनकी जर्नी का पार्ट बनते हैं। आफ्टर दैट देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हु आई एम इन टच विद, वेरी फ्यू, आई वुड से हार्डली 2 to 3%. सो लेट्स सी राहुल वेयर वी एंड अप मीटिंग। नहीं सर, मैं आपको मिलके जाया करूँगा जब भी पटियाला आया। राहुल इज इन फ्रॉम दिस एरिया ओनली, सो मे बी he will be coming regularly here, so we'll keep meeting.
So till then, goodbye to all of you. Bye bye. Thank you, Rahul. थैंक यू.